नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अभागी माँ, जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट भी है। तो दोस्तों, इस पार्ट को ज़रूर पढ़िएगा और इस पार्ट के पहला पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का, तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा। चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। 1 साल की सामान्य प्रक्रिया से उन दोनों का तलाक हो गया। दिशा बहुत ही ज़्यादा दुखी नहीं हुई। डर डर के जीने से अच्छा है आज़ाद रहे। वैसे भी वो जिंदा लाश ही तो थी। जिंदगी तो जैसे ख़त्म सी हो गई थी। जिंदगी से सारे रंग उस घटना के बाद जैसे जुदा हो गए थे। घर में भी उसके माँ बाप अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था और वो फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। अपने घर में ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। साथ ही सोचने लगी, कहीं जॉब कर लूँगी तो माँ बाप पर बोझ न बनूंगी। ये सोचकर वो मन ही मन योजनाएं बनाती रहती। दिशा ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। सारा दिन पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहती। बच्चों की संगति उसे बहुत अच्छी लगती थी। उनकी मीठी मीठी बातें उसके दिल का दर्द हर लेती और जब वो उनके बीच में होती तो बिल्कुल बच्चा ही बन जाया करती थी। कभी कभी खिलखिला के हंसती भी थी वो। उसे खुद आश्चर्य होता कि क्या ये वो खुद ही है। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक दिन उसे वो खुशी भी मिली जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसका केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर स्थायी नियुक्ति हुई थी। उसकी पहली पोस्टिंग खुद के ही शहर में मिल गई थी। पहली बार वो इतना खुश रहने लगी थी। स्कूल और ट्यूशन दोनों चल रहा था। वो उसमें इतना व्यस्त रहने लगी कि अब उसका समय आराम से कटने लगा। कभी अकेले में उसे अपने बच्चे की याद आ जरूर जाती थी, पर वो अपने चारों ओर घिरे हुए बच्चों में उनका काल्पनिक चेहरा बुन लेती और अपनी सारी ममता उन बच्चों पर उड़ेल देती। बच्चों की वो बहुत चहेती बन गई थी। उनके पेरेंट्स शुरू में तो खुश थे कि ये एक अच्छी टीचर हैं जो इतना वक्त देती हैं, पर जब बच्चे उनके पास से लौट के ही नहीं आना चाहते तो वे शक भी करते कि ये मैडम कोई जादू तो नहीं करती हमारे बच्चों पर। जादू ही तो करती थी वो सब पर, अपने प्यार का जादू, बेपनाह मोहब्बत का जादू और दुलार संग पढ़ाई का जादू। उसे भी उन बच्चों से की बहुत आदत हो चली थी। ऐसे ही दिन महीनों में बीतने लगे और महीने साल में बीतने लगे। देखते ही देखते 15 साल गुजर गए और अब दिशा 47 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक से दिशा को बहुत बड़ा झटका लगा जब उसका ट्रांसफ़र दिल्ली में कर दिया गया। दिल्ली का नाम सुनकर उस कुछ क्षण के लिए ही वो सिहर उठी थी। इस बात पर खुश हूँ या भयभीत उसे समझ न आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि भगवान जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी ही होती है। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ भेज रहे हैं तो मेरी कुछ भलाई ही होगी। महत्वपूर्ण ये है कि मैं अब आत्मनिर्भर हूँ। पूरी ज़िंदगी भी उन मासूम बच्चों के संग काट लूँगी तो कम है। उसे यहाँ के बच्चों को छोड़ने का दुख भी था, पर क्या कर सकती थी। आज उसे दिल्ली जाना था। सारे बच्चे उसके लिए अलग अलग कार्ड्स गिफ्ट्स लेकर आए थे। कोई सुंदर गुलाब बेला के फूलों का गुलदस्ता बनवा कर लेकर आया था। सभी बच्चों की आंखों में आंसू थे। मैम प्लीज़ आप मत जाइए हमें छोड़कर, एक बच्चे ने सुबकते हुए दिशा से लिपटते हुए कहा। दिशा को एक बार फिर अपने बच्चे की याद आ गई। उसे आज फिर लग रहा था कि आज एक बार फिर मैं अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। उन बच्चों के आंसू, उनका इतना प्यार देखकर दिशा के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन सोचती, कौन कहता इस दुनिया में प्यार की कमी है। देखो इन मासूम बच्चों को, जितना प्यार बटोर सकते हो बटोर लो, भर लो अपना दामन। बस भगवान का अपना अलग स्टाइल है प्यार देने का। जैसे तैसे दिशा उन बच्चों का प्यार लुटाकर उनसे विदा लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आए 1 माह हो गया था। दिशा स्कूल के ही क्वार्टर में रहने लगी थी, तो नए स्कूल बच्चों और साथ के अन्य लोगों को समझने में भी व्यस्त रहती थी। यहाँ के बच्चे भी उसे बड़े ही प्यार करते थे। 1 महीने में ही उनसे भी लगाव हो गया था, परंतु ये जगह रह रहकर उसे अतीत में धकेल देती थी। कभी कभी दिशा के मन में अजीबो गरीब से सवाल उठ खड़े होते। क्या उसका बच्चा बच गया होगा?
क्या अगर ऐसा है तो वो भी यहीं हो सकता है? अगर वो यहीं है तो क्या वो उससे कभी मिल पाएगी? सभी प्रश्नों के झंझावत में मन डोलने लगता और वो बेचैनियों के भंवर में डूबती उतरती रहती। कई बार मन छोटे बच्चे सा मचल जाता उसका, अपने बेटे को बस एक बार देखने के लिए। वो दौड़कर मंदिर में जाती और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो। अब मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं उस दुनियादारी से अब बहुत दूर निकल कर आ चुकी हूँ। मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी अपने सारे गुनाहों की। वो अपने बेटे की एक झलक देखने को शहर के हर मंदिर की चौखट पर घंटों बैठी रहती कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। किसी से पूछे भी तो क्या पूछे, आज से कोई 26-27 साल पुरानी बात हो गई थी। कभी कभी छोटे बच्चों में अपने बेटे की एक ख्याली तस्वीर बुनती, फिर सहसा चौंक जाती कि वो तो अब जवान युवक हो गया होगा। हो सकता है शादीशुदा हो, बाल बच्चों वाला भी हो। फिर एक भय सा भी उठता कि क्या पता उसे कोई जानवर खा गया हो या भूखा ही मर। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा है, किसी महान मानव के घर में सुरक्षित है। यहाँ दिल्ली में भी वो छोटे आसपास के बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इसी बहाने उसका वक्त भी गुजर जाता और फिर बच्चों के संग होते हुए उसे बहुत अच्छा भी लगता था। यहाँ सब उसका बहुत सम्मान करते। छोटी उम्र की लड़कियाँ उससे सिलाई बुनाई भी सीख लेती। उसकी एक अच्छी आदत थी कि वो उसे जो भी कुछ आता था किसी दूसरे को सिखाने के लिए हर पल तैयार रहती। इसी तरह उसके दिन कट रहे थे। बस एक ही मलाल रहता मन में कि कभी वो अपने बेटे से मिल पाएगी इस जन्म में कि नहीं। दिशा को शुरू से ही छोटे बच्चों का साथ बहुत भाता था, इसलिए वो जानबूझकर पहली दूसरी कक्षा ही अपने पास रखती थी। कितनी ही बार उसका प्रमोशन आया, पर वो ना तो बच्चों को और ना ही दिल्ली को छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक आस जगी थी उसके मन में कि क्या पता कब वो अपने बेटे से मिल ले। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। इतना लंबा अनुभव व बच्चों के संग इतना अच्छा व्यवहार देख कोई भी इस बात का ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाता था। कई बार उसे बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुके थे। उसके लिए तो इन प्यारे बच्चों के साथ से बढ़कर कोई अवार्ड नहीं था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, बच्चे स्कूल आ चुके थे, तो रेनी डे को भी घोषित नहीं किया जाता। अब वो उन्हें जैसे तैसे संभालना ही था क्लासेज में। दिशा सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी और वो उसी कक्षा को चला रही थी। उसकी कक्षा के लगभग सारे बच्चे उसे टीचर कम अपनी मम्मी या दादी जैसा ही समझते थे। कई बार वो उसे भूल से अम्मा भी बुला जाते। फिर वो भी तो उन्हें रोज़ अच्छी कहानियाँ सुनाती, पोयम्स सिखाती। कोर्स का तो वो सब यूं ही जल्दी ख़त्म कर लेते, जिससे इन सब के लिए खूब वक्त मिले। आज भी बारिश के माहौल में सब कविता का पाठ कर रहे थे। पहली पंक्ति वो बोलती, फिर सब बच्चे पीछे से रिपीट करते, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। बच्चे को ये पोएम गाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी तक जो बच्चे रोने लगे थे, घर जाने की जिद कर रहे थे, वो भी झूम झूम कर कविता दोहराते हुए खुश होते जा रहे थे। उसके पास ये छोटे बच्चे अपने सभी बड़े छोटे कामों के लिए बेखौफ चले आते थे। मैम, मेरे जूते का फीता खुल गया। मैम, मेरी किताब का कवर उतर गया। इन सब बातों में बच्चे उसे लगाए रखते। उस क्लास में एक बच्चा था वंश, जो सबसे खास और प्यारा लगता था उसे। पता नहीं क्या कशिश थी उस नन्ही सी जान में। उसे गोद में उठाते ही उसे कुछ होने लगता था। ऐसा महसूस होता जैसे उसकी छाती में कोई तरल पदार्थ सब तैर जाता। इस उम्र में भी वो भी तो उस पर ऐसे अधिकार जमाता जैसे कोई घर का ही बच्चा हो। वो उसे जितना खुद से दूर रखना चाहती, मन उसको उतना ही पास लेकर आता। शायद कोई पिछले जन्म का नाता होगा इस बच्चे से मेरा। अगली पीटीएम 3 दिन बाद थी। उसने सब बच्चों की डायरी में लिख दिया कि इस बार सब अपने मम्मी पापा दोनों को साथ में लेकर आएंगे। उसे मन में कोई जिज्ञासा सी थी कि वंश के पेरेंट्स से मिलने की। आज वो बहुत व्यस्त थी, सारे पेरेंट्स से घिरी बैठी थी। वो सब अपने अपने बच्चों की बातें जान रहे थे
और साथ ही साथ दिशा से तरह तरह के टिप्स भी ले रहे थे। एक बच्चे की माँ बोली, आप इन्हें कैसे समझाती हैं कि एकदम मान जाते हैं? जब से आपने फास्ट फूड खाने की मना किया है, अब ये घर का खाना खाने लगे हैं। दूसरी कहने लगी, टीचर जी हमारा बच्चा घर में मोबाइल नहीं छोड़ता, क्या करें? पता नहीं ये बच्चे सुनते ही नहीं। दोनों माता पिता बहुत दुखी थे। दिशा बोली, अगर इस छोटी उम्र में ये आपकी बात नहीं सुन रहे तो फिर किसकी बात सुनेंगे? जरा सोच कर बताइए। अरे बच्चे तो गिल्ली मिट्टी समान होते हैं, जिस आकार में चाहे ढाल लें। आप फिर अगर उनका मोबाइल छुड़ाना चाहते हैं तो पहले अपना मोबाइल छोड़िए। इन बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं होता, ये तो बस आपका अनुसरण करते हैं। वंश की मम्मी अकेली ही आ पाई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति एक डॉक्टर हैं और उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इस वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन एक बार आपसे ज़रूर मिलेंगे। वैसे मैम, वंश पहले बहुत शाय था, स्कूल में ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं किया करता था, पर अब तो सारे दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करता है, जिससे इसके पापा की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है आपसे मिलने की। दिशा यूं ही मुस्कुराती रही और सबके जवाब देती रही। दिशा अब अपने अच्छे स्वभाव से न केवल स्कूल में लोकप्रिय थी, बल्कि सारे शहर में जहाँ से निकल जाती सब टीचर दीदी कह उनका बड़ा सम्मान करते। आज 2 दिन से वो बुखार में पीड़ित थी, लीव पर थी। ऐसे नाजुक समय में परिवार के किसी आदमी की जरूरत बहुत महसूस होती थी। कहने को सब अपने ही थे, पर आजकल बिना बताए आसानी से किसे पता चलता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है। उसे भी लगा था मामूली बुखार है, एक आध दिन में ठीक हो जाऊंगी, क्यों किसी को परेशान करूं। बीमारी की हालत में उल्टे सीधे विचार मन में परेशान करते ही रहते थे। वही हाल दिशा का भी हो रहा था। क्या वाकई में मेरी युवावस्था में की हुई भूल एक गलती मात्र थी, या फिर वो मेरा कोई गुनाह था जिसकी माफ़ी मुझे इस जन्म में नहीं मिलेगी? आज वो खुद ही वकील और खुद ही जज बनी हुई थी। एक और वो सोचती कि उस उम्र में अक्सर गलती हो जाती है, पर उसकी इतनी बड़ी सज़ा, क्या ये न्यायोचित है? गलती, इसे गलती कहते हो? किसी मासूम को जब पालना ना हो तो पैदा करके किसके हवाले छोड़ा था? दूसरी तरफ आवाज़ आती, मैं मजबूर थी, खुद निर्णय नहीं कर सकती थी, मेरे घर वालों के निर्णय ही मान्य था उस समय। घर वालों को न घसीटो बीच में, अपने कर्मों का फल हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। ये अदालत न जाने कितनी देर चलती कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कमज़ोर स्वर में कहा, कौन है? अंदर आ जाओ। उसके सामने एक लंबा गौर वर्ण और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति खड़ा था। वो मंत्रमुग्ध सी उसे देखने लगी, अभी कुछ समझ पाती कि वो है कौन। इतने में वंश दौड़ते हुए आकर उससे लिपट गया। ओह, तो आप वंश के पापा हैं? दिशा ने उठना चाहा, पर डॉक्टर वेद ने उन्हें लेटे रहने को कहा और बोले, मैम, मैं वंश का पिता डॉक्टर वेद। वैसे तो आपसे मिलने की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, परंतु आप 2 दिन से स्कूल नहीं आई तो वंश बहुत परेशान रहने लगा। ये आपसे बहुत अटैच्ड है। जब 2 दिन से आप स्कूल नहीं आई तो मुझे आज यहाँ ले आया। उसने प्यार से वंश को निहारा। वो खुद भी सभी बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। आप क्या मेडिसिन ले रही हैं? लाइए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ, कहकर वो उनके पास आया। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है, लाइए अपना हाथ दीजिए, मैं आपकी नब्ज देख लेता हूँ। दिशा ने जैसे ही उसके हाथ में अपना हाथ देना चाहा, उन्हें बहुत ही तगड़ा सा झटका लगा। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर वेद के हाथ देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। बिल्कुल उसी तरह सीधे हाथ में 6 उंगली। उसे तुरंत लगा कि यही मेरा बेटा है, परंतु फिर उसने अपने दिमाग में आए विचारों को झटका देते हुए सोचा, यह जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मेरे ही बच्चे के हाथ में 6 उंगलियां हों, और भी तो लोग हैं जिनके 6 उंगलियां होती हैं। वह उसी उधेड़बुन में अपने आप में खोई हुई थी कि डॉक्टर वेद ने कहा, क्या हुआ टीचर जी, आप क्या देखने लगी? ओह, शायद मेरी उंगली। वो हंसा। लोग बताते हैं जन्म से ही ये ऐसी ही है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या?
वो हकलाते हुए बोली, बड़ा अभागा हूँ जी मैं। जिसने पैदा किया वो कोई रईस जाति थी, मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। नाजायज औलाद हूँगा मैं उसकी। अरे पालने की हिम्मत न थी तो तभी मार क्यों न दिया। खैर, फिर लगता है क्या पता कोई मजबूरी रही हो। दिशा ने देखा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर घृणा, गुस्सा और रोष के मिले जुले भाव थे। वो बोलता रहा, वो तो भला हो एक दंपत्ति का जिन्होंने मुझे वहां से उठाकर पाला पोसा और एक अच्छा इंसान बनाया। लेकिन वक्त का सितम तो देखिए, वो भी एक दुर्घटना का शिकार बन गए। अब तो बस हम तीन ही बचे हैं परिवार में। दिशा की आवाज़ उसके हलक में घुट के रह गई। वो भी बोलने सुनने समझने लायक नहीं थी। कितना इंतजार किया था उसने इस पल का, और आज वो समय भी आ गया। लेकिन इस तरह जीवन में कई बार मनुष्य बहुत मजबूर हो जाता है। सारी कोशिश करने के बाद मनचाही वस्तु से मिलती भी है तो कहीं ना कहीं एक भारी कीमत चुकाने के बाद, और वो चीज़ हाथ में आने तक उसके साथ न जाने कितनी नई मुसीबतें, रुकावटें जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। दिशा को भी यूं तो उसका वर्षों से खोया हुआ बेटा मिल गया था, पर कितनी मजबूर थी वो, चाह के भी उसे ये नहीं बता पा रही थी कि वो ही उसकी अभागी माँ है, जिसे से वो इतनी घृणा करता है। इस बात का दिशा के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वो जैसे हंसना भूल गई। सांस लेती थी पर जीना कहीं गुम सा हो चुका था। कोई इतना करीबी भी ना था जो उसके इन बदलावों को नोटिस करता, पर दिनों दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो बुखार के ही पीछा नहीं छोड़ रहा था, कभी उतर जाता कभी चढ़ जाता। वो भी जीवन से निराश हो चली थी। अभी तक एक आस तो थी मन में बेटे से कभी मिलने की, पर वो मिलेगा वो भी इस तरह, उसने कभी सोचा न था। एक आध बार उसके बेटे डॉक्टर वेद का फ़ोन भी आया था उसका हाल चाल जानने के लिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है। वो टाल जाती ये कहकर कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसे लगता, क्या बताऊं उसे, वो मेरा कौन लगता है और मैं क्या समझाऊंगी और वो क्या समझ पाएगा। कई बार हम सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब मंजिल हमारे सामने होती है हिम्मत हार जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। वही हाल दिशा का भी था इस वक्त। अब फिर काफ़ी दिन से दिशा स्कूल से छुट्टी पर थी, तबीयत खराब होने की वजह से। फिर एक दिन दोबारा डॉक्टर वेद अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उनसे मिलने आया, और जब देखा कि दिशा अचेत अवस्था में पड़ी है, उनकी हालत तो पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वह पहले से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, तो डॉक्टर वेद ने ही उन्हें उसी नर्सिंग होम में दाखिल करवाया जहां वो काम करते थे। कोई अनजानी डोर दिशा की ओर लगातार खींच रही थी। अपने सीनियर डॉक्टर से उसने दिशा की गिरती तबीयत के बारे में डिस्कस किया कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि वो दिनों दिन कमज़ोर हो रही है, कोई दवाई वर्क ही नहीं कर रही हो जैसे। उन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि इनको कोई बड़ा सदमा लगा है, ये कुछ अस्पष्ट सा बड़बड़ाती भी हैं। फिर डॉक्टर वेद ने उन्हें कुछ समय ऑब्जर्व किया। डॉक्टर ठीक ही कह रहे थे, वो बड़बड़ाती है, मेरा बच्चा, माफ, माफ़ी, मेरा राजा, और फिर अचेत हो जाती है। डॉक्टर वेद ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और वो उनके घर गया। उसके पास घर की चाबी थी। उस दिन उसने वहाँ उनका सामान टटोला कि शायद कोई सुराग लगे उनकी परेशानी का। खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। डॉक्टर वेद के हाथों उनकी डायरी लग गई जिसमें वो अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया करती थी। अकेलेपन का यही तो साथी था उनका। उनकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह खुलती जा रही थी। जैसे ही वेद ने डायरी का एक एक पन्ना पढ़ा, उसका दिल दहलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्यान आ रहा था वो दिन जब वो उसकी उंगलियों को एकटक देख रही थी। तो क्या यही मेरी माँ है? ओह! कितना भला बुरा कह दिया मैंने उसे उस दिन उन्हें। वो मन ही मन बहुत पछताने लगा। अपनी माँ की डायरी पढ़कर उसे एहसास हुआ कि हर ऐसी औरत जो बिन ब्याही माँ बन जाती है, उसकी मजबूरियाँ समझनी चाहिए। ये एक गलती है जिसके लिए और बहुत से कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं।
ऐसे में व्यक्ति को सहानुभूति की ज़रूरत होती है, ना कि घृणा और उपेक्षा की। एक उम्र ऐसी होती है कि जब इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसका अपनी माँ के लिए प्यार उमड़ पड़ा। आखिर वो ही उसकी माँ थी। वेद जल्द ही मन कुछ निर्णय लेते हुए नर्सिंग होम पहुंचा। उसने तुरंत दिशा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और अपने साथ घर ले आया, और उसने दिशा का हाथ अपने हाथों में लेकर उनके कानों में हल्के से फुसफुसाया, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा राजा बेटा। दिशा के शरीर में कुछ हरकत हुई। बार बार ये सुनकर धीरे धीरे उनकी बेहोशी टूटी, और वेद को अपने सामने देख, उसे इस तरह से प्यार से माँ पुकारते देख, उसके निर्जीव शरीर में भी मानो प्राण डाल दिए हों। जब दिशा को होश आया तो उसने देखा वह अस्पताल में नहीं है, तो उसने डॉक्टर वेद से कहा कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर वेद ने कहा, माँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मैं तुम्हें अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। वंश को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। अब तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। और वेद उसे अब अपना सारा प्यार न्यौछावर कर देता। बहुत जल्द अब वो स्वस्थ होने लगी। सब आश्चर्यचकित थे कि ये क्या जादू हुआ है उस पर। और वो एक तरफ वेद अपनी बहू और दूसरी तरफ वंश अपने प्यारे पोते को देख देख कर निहाल हो उठती। उसे जैसे सारे संसार की खुशियां मिल गई थी। अब सच ही कहा है किसी ने, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भले ही देर से सही, भगवान ने उसे उसके बेटे से मिला दिया। वेद और उसकी पत्नी ने दिशा जी को वो सारा प्यार और स्नेह लौटा दिया जिससे वो उम्र भर वंचित रही थी। दोनों अपनी माँ की बहुत सेवा करते और अपना कीमती समय उनके साथ बिताते। उसके बाद कभी दिशा जी के जीवन में कष्ट नहीं आए। वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ सही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभागी माँ। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।